हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं रवि स्टडी पॉइंट टीचिंग मटेरियल। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग साइंस की क्लासों को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। कल हम लोगों ने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, किसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका केंद्रक और कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे आज हम लोग नए टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लासों में हमने आप लोगों को एक अच्छा और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश की है, आज भी हम एक ऐसे ही कंटेंट को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि पिछली क्लासों में आप लोगों का अच्छा सहयोग मिला, तो इस क्लास को देखिए और आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस क्लास को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आगे आने वाले टेट, सी टेट, सुपर टेट और KVS में जो भी साइंस आते हैं या कंपटीशन जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें जो साइंस आती है उन एग्ज़ामों को टारगेट करते हुए हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी, तो मैं जैसा कि कल आपको बताया था कि कल हम ऊतक के बारे में बात करेंगे। तो विज्ञान के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे ऊतक, जिसे बोलते हैं टिश्यू। आज हम लोग ऊतक के बारे में बात करेंगे जिसे टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक जैसा कि मैंने कल आपको बताया ऊतक होता क्या है, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ऊतक विभिन्न कोशिकाओं के समूह ऊतक कहलाते हैं। तो विभिन्न कोशिकाओं के समूह विभिन्न कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक कहलाते हैं। इस बात पर हम कल चर्चा कर चुके थे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऊतक क्या है? तो ये कोशिकाओं का एक समूह होता है। आगे बात करते हैं। ह्यूमन टिश्यू जो मनुष्य में होते हैं वो 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अगली हम बात करते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो वो 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। देखते हैं, इनका नाम देखते हैं। तो पहला ऊतक है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक। नंबर 2 है संयोजी ऊतक। नंबर 3 है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। और अगला पॉइंट है, जो चौथा नंबर है, वो है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, जिसे हम लोग ऊतक को टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोशिका का जो समूह होता है वो ऊतक कहलाता है। मनुष्य की बॉडी में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला है पेशीय टिश्यू, दूसरा है संयोजी टिश्यू, तीसरा है उपकला टिश्यू और चौथा है तंत्रिका टिश्यू। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसे लिख लिया होगा, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पेशीय ऊतक। आखिर पेशीय ऊतक, इससे हमारे एग्जामों में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि ये ऊतक मांसपेशियों में पाए जाते हैं। ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? मांसपेशियों में पाए जाते हैं।
मांसपेशियों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम के तौर पे, जैसे कि हृदय में। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के बारे में अगर बात करें तो संयोजी ऊतक मानव शरीर के ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं। ये ऊतक मानव शरीर के ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं। जो संयोजी ऊतक होते हैं वो मानव शरीर के ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, इसके बारे में बात करते हैं तो ये ऊतक मानव शरीर के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। ये ऊतक मानव शरीर के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें तो ये मुंह के अंदर पाए जाते हैं, फेफड़ों में पाए जाते हैं, मुंह के अंदर या फेफड़े। ठीक है, तो ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं। उपकला ऊतक की बात करें तो ये मानव शरीर के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं, चौथा नंबर हमारा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, इसके बारे में बात करते हैं। जो तंत्रिका ऊतक होता है ये मानव शरीर में संवेदना व्यक्त करता है। ये ऊतक मानव शरीर में संवेदनाएं व्यक्त करता है। तो ये 4 प्रकार के ऊतक हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें, जो पेशी ऊतक है तो ये शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि हृदय में। आगे बात करें संयोजी ऊतक, ये ऊतक मानव शरीर के ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं उपकला ऊतक, तो ये ऊतक मानव शरीर के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जैसे कि मुंह के अंदर और फेफड़ों में। आगे बात करते हैं तंत्रिका ऊतक, तो ये ऊतक मानव शरीर में संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो ये ऊतक के बारे में इसको लिख लिया होगा। तो ये वाले जो हमारे टिश्यू थे ये ह्यूमन बॉडी टिश्यू थे, ह्यूमन टिश्यू यानी कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले टिश्यू। आगे बात करते हैं प्लांट टिश्यू। कुछ ऐसे भी टिश्यू होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं, तो ये लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक, यानी वो ऊतक जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो उसमें पहला हमारा है जाइलम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जाइलम से। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ये हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जाइलम की। इस ऊतक का मुख्य कार्य पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाना होता है। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो जो मिट्टी से जल को पेड़ पौधे की पत्तियों तक ले जाने का काम होता है जाइलम का। और जब भोजन बन के तैयार हो जाता है और भोजन को
पेड़ पौधे के हर भाग तक ले जाना वो काम होता है फ्लोएम का। तो यही इसमें हमें लिखना है कि इस ऊतक का मुख्य कार्य, इस ऊतक का मुख्य कार्य मिट्टी पौधों की जड़ों द्वारा, पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से खनिज पदार्थ एवं जल को पौधे की पत्तियों एवं विभिन्न भागों तक ले जाना, विभिन्न भागों तक ले जाना। ये किसका काम होता है? ये काम होता है जाइलम का, यानी कि पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ों के माध्यम से जमीन से खनिज पदार्थ और जल को पत्तियों तक ले जाने का कार्य किसका होता है? जाइलम का होता है। आगे बात करते हैं जिससे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जिससे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, तो जड़ों के माध्यम से जमीन से खनिज पदार्थों को और जल को पौधे के हर भाग तक पहुंचाती है, जिससे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं और भोजन के रूप में ग्लूकोज को तैयार करती हैं। आगे देखते हैं। CO2 प्लस और इसको जरूरत होती है 12H2O। ये जल की इतनी इसकी जरूरत होती है। और ये क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में भोजन बनाती है। ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन मुक्त करती है और जल बनता है। 6H2O मुक्त होता है। इसकी बैलेंस अगर देख लेते हैं तो इसमें हम यहाँ 6 लगेगा। तो ये जो हमारी रिएक्शन है, ये कभी कभी एग्जामों में सीधी रिएक्शन पूछ लेता है कि 2-3 रिएक्शनें दे देते और पूछता है इसमें से कौन सी अभिक्रिया सही है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो वो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हम लोग छोड़ते हैं। क्वेश्चन अगर ये बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन, जो हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अभिक्रिया है, इसको हमें याद रखना है। 6CO2 प्लस 12H2O एरो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है और कौन सी गैस मुक्त होती है, और भोजन के रूप में ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं।
देखते हैं। आगे बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। अब जो ये ग्लूकोज बनाया हुआ है, अब इस ग्लूकोज को पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। किसका होता है? फ्लोएम का। अब हम लोग आगे उसी फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद पत्तियों में भोज्य पदार्थ एकत्रित हो जाता है, जो फ्लोएम तक पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ को पहुंचा देता है, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे बने रहते हैं। तो इसको हमें लिखना है अपनी भाषा में, इसको लिख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद पेड़ पौधों में ग्लूकोज भोजन के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिससे फ्लोएम ऊतक पौधे के सभी भागों में पहुंचा देता है, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे बने रहते हैं। तो फ्लोएम का कार्य होता है जो भोजन बना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, उस भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे बने रहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं करेंगे हम लोग डीएनए के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डीएनए। तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन बन जाता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। उसकी होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको लिखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है डीएनए की खोज किसने की थी। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। तो डीएनए की खोज 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने की थी। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि डीएनए की खोज किसने की थी।
तो वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में की थी। आगे बात करते हैं, इसको 1962 में बिल्किन के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनको 1962 में बिल्किन के साथ बिल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था डीएनए की खोज के लिए। आगे बात करते हैं, डीएनए एसिड अणुओं का एक समूह है। डीएनए एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत की जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने में और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। जो माता पिता से संतानों में वंशानुगत गुणों को ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो एसिड अणुओं का एक समूह होता है जो माता पिता से बच्चों को गुण मिलते हैं, गुणसूत्र मिलते हैं, वो किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से मिलते हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा ऐसा हो जाएगा, डीएनए का मुख्य कार्य होता है व्यक्तियों की पहचान करने में किया जाता है। डीएनए का मुख्य कार्य या मुख्य प्रयोग मनुष्यों की पहचान करने में किया जाता है। तो डीएनए से लोगों की पहचान की जाती है। वो नहीं कहा जाता है किसी को जब दिक्कत होती है कि इसके पिता का या बच्चों का पता नहीं चलता तो कहते हैं कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। तो डीएनए से उनकी पहचान की जाती है। आगे बात करते हैं डीएनए के प्रकार। तो ये लिख लिया हुआ हम लोगों ने, डीएनए की खोज 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने की थी। इनको 1962 में बिल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो डीएनए होता है वो एसिड अणुओं का एक समूह होता है जो माता पिता से संतानों में वंशानुगत गुणों को ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बात करें, डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो लोगों की या मनुष्यों की पहचान के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं डीएनए के प्रकार। तो डीएनए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं नंबर पहला कौन सा होता है। नंबर पहला है ए डीएनए। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ए डीएनए। तो ए डीएनए बी डीएनए के समान कुंडलित होता है। एक होता है ए डीएनए, लिख लेते हैं पहले तीनों। एक होता है ए डीएनए,
नंबर दूसरा है बी डीएनए और नंबर तीसरा है जेड डीएनए। तो ये 3 प्रकार के डीएनए होते हैं। तो बात करते हैं ए डीएनए की। तो ए डीएनए बी डीएनए की तरह बी डीएनए की तरह कुंडलित होता है, जो चरम स्थितियों के दौरान डीएनए की रक्षा करता है। तरह कुंडलित होता है, जो चरम स्थितियों में डीएनए की रक्षा करता है, डीएनए की रक्षा करता है। आगे बात करते हैं बी डीएनए। दूसरा हमारा पॉइंट है बी डीएनए। तो बात करते हैं बी डीएनए के बारे में। तो यह सबसे आम डीएनए का प्रकार है, ये सबसे नॉर्मल डीएनए का प्रकार है। यह सबसे आम डीएनए का प्रकार है। यह सबसे आम डीएनए का प्रकार है। इस प्रकार के डीएनए सामान्य शारीरिक स्थितियों के अनुसार होते हैं। इस प्रकार के डीएनए शरीर की सामान्य स्थितियों के अनुसार होते हैं। सामान्य स्थितियों के अनुसार होते हैं। तो ये था हमारा बी डीएनए। आगे बात करते हैं जेड डीएनए के बारे में। तो ये दोनों आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो जो ए डीएनए होता है, तो जो ए डीएनए बी डीएनए की तरह कुंडलित होता है, जो चरम स्थितियों में डीएनए की रक्षा करता है। आगे बात करते हैं बी डीएनए। तो ये सबसे आम प्रकार का डीएनए होता है, जो शरीर की सामान्य स्थितियों के अनुसार होता है। आगे बात करते हैं जेड डीएनए के बारे में। आगे बात करते हैं नंबर 3 जेड डीएनए। देखते हैं इसके बारे में। तो जेड यह डीएनए बाईं ओर द्विकुंडलित घुमाव होता है। यह डीएनए बाईं ओर द्विकुंडलित घुमाव होता है। ये जो डीएनए होता है वो बाईं ओर द्विकुंडलित घुमाव होता है। प्रिंटिंग प्रेस की नई तकनीकी एलिफ जैफरीन ने की थी, जिसका उपयोग फॉरेंसिक विभाग और जालसाजी की नई तकनीक के खोजने में किया गया था। आगे लिखते हैं, इसमें एक नई बात दी गई है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की नई तकनीकी डीएनए संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिक प्रोफेसर लाल जी ने की थी। फिंगरप्रिंट की नई तकनीक ब्रिटिश वैज्ञानिक जैफरीन ने की थी।
जेफरीज ने की थी, जिसका उपयोग फॉरेंसिक विभाग फॉरेंसिक विभाग द्वारा नई तकनीकों खोजने में किया जाता है, नई तकनीक खोजने में किया जाता है, तो ये हमारा था डीएनए, जेड डीएनए प्रकार का। यह बाईं ओर द्विकुंडित घुमा होता है। जो फिंगरप्रिंट था, जो फिंगरप्रिंट से पहचान करने की जो नई तकनीक है, वो सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक एल.एफ. जेफरीज ने की थी, और इसका जो प्रयोग है वो फॉरेंसिक विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें एक नोट डाल के लिख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। तो इसमें लिखना कि भारत में जो फिंगरप्रिंट की नई तकनीक है वो डीएनए संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिक लाल जी ने विकसित की थी। भारत में फिंगरप्रिंट की नई तकनीक डीएनए संस्थान हैदराबाद, डीएनए संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिक प्रोफेसर लाल जी द्वारा विकसित की गई थी। तो ये एक नोट डाल के लिख लेना कि भारत में जो फिंगरप्रिंट की नई तकनीकी है वो डीएनए संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिक प्रोफेसर लाल जी द्वारा विकसित की गई थी। तो ये हम लोगों ने आज डीएनए के बारे में पढ़ा और टिश्यू ऊतक के बारे में पढ़ा। तो ये डीएनए से बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊतक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामों को उठा के देखिए जिसमें साइंस आती है। इस साइंस से हम लोगों को जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है हम लोग उनका अध्ययन करेंगे, और उन्हीं एग्जामों में आने वाले क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। इसी तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे जितने भी बच्चे हैं जिनको साइंस से डर लगता है उनका डर दूर हो सके और अपनी वो तैयारी को आगे बढ़ा सकें। आगे हम लोग इसी क्रम में अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देखने के बाद बताइए कि वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग बात करते हैं, फिर एक नए टॉपिक के बारे में कल बात करेंगे। हम लोग मानव रोगों के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय पर। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।